अस्सलाम वालेकुम। सच टाइम के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और आज बात करेंगे आज की जो टॉप स्टोरी है शर्जील मेमन की आमद, उनकी गिरफ्तारी और फिर उनकी रिहाई। इस हवाले से आज तकरीबन पूरा दिन यही स्टोरी जो है वो गर्दिश करती रही। शर्जील मेमन जो कि सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात भी रहे और करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से भी वो गुज़िश्ता दिनों में भी, माजी में भी और माजी करीब में भी ख़बरों का हिस्सा रहे हैं। शर्जील मेमन साहब की आमद के हवाले से बहुत से सवालात हैं। उनकी आमद को ज़ाहिर है ऐसी शख्सियात बाहर भी जाती हैं, वापस भी आती हैं, मगर ये सवालात क्यों उठे? ये बज़ाते ख़ुद एक सवाल है कि उनकी आमद को लेकर इस तरह से बात क्यों की जा रही है कि वो आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी रिहाई हुई, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, मगर उनकी आमद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में उन्हें वेलकम कर रही है, इस हवाले से ये ज़रूर सवालात हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और अब तक ये कहा जा रहा था कि वो जलावतन है, वहाँ पर मौजूद हैं, केसेस चूँकि यहाँ पे मौजूद हैं, वो आएँ या नहीं आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गो के इस हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रहीं और ख़ुद शर्जील मेमन की भी स्टेटमेंट्स आती रहीं कि वो पाकिस्तान आएंगे। आज जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उनको एयरपोर्ट पर नैब हुकाम ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद उनकी रिहाई अमल में आई और उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आज ख़बरों का हिस्सा रहीं। मज़म्मत की उन्होंने और ये कहा कि चूँकि उनके पास ज़मानती मचलके भी मौजूद थे, ज़मानत के कागज़ात भी मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी हुई थी और वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो नैब ने जिस तरह की ये कार्रवाई की है ये उनकी तौहीन की गई और ये काबिल मज़म्मत है। शर्जील मेमन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दिनों में उनकी एफिलिएशन है चूँकि इस हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा जो हालात हैं उसमें फोकस भी है। अगर गुज़िश्ता एक वीक की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप स्टोरीज़ का हिस्सा है। टॉप स्टोरीज़ इस सेंस में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज शर्जील मेमन की आमद के हवाले से भी बात हुई। गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार की गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई, उसमें भी ज़ाहिर है सिंध का मामला था और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, उस हवाले से सवालात उठे। उससे पहले हुसैन हक्कानी का जो आर्टिकल है जिस हवाले से डिबेट जारी है और पार्लियामानी कमीशन के हवाले से भी बात की गई, उसमें भी ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन फोकस रही। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि शर्जील मेमन की आमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी है, उनका जाना और उनका आना, या उनका एक इंडिविजुअल एक्ट है कि वो गए और फिर उसके बाद वतन वापस आ गए हैं। इसके साथ साथ जो सूरत हाल आइंदा सियासी सूरत हाल बन रही है वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाहौर में मौजूद है और इसके साथ साथ एक जानिब कुछ निकात कौमी असम्बली में मौजूद हैं दहशत गर्दी के हवाले से और दूसरी जानिब हुसैन हक्कानी को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता दिनों में कुछ डिफेंसिव मोड में सामने आई है और जस्टिफिकेशंस देती हुई दिखाई दी है। लेकिन कौमी सलामती के मामलात पर मौक़िफ़ बरकरार है पीपल्स पार्टी का भी पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की तरह कि वो कौमी सलामती के मामलात पर बॉक्स से हटकर और किसी एक अपने ज़ाती या पार्टी मफादात से हटकर किसी भी फोरम पर बैठने के लिए तैयार है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक पर न्यूयॉर्क से डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहिबा। आपने आल पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट की बुनियाद रखी है और उसको चला रही हैं। इससे पहले आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थीं और डॉक्टर तनवीर ज़मानी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा। आसिफ अली जरदारी साहब और आपको लेकर भी खासी कंट्रोवर्सीज़ रही, खासी ख़बरों का आप हिस्सा रही हैं। इस वक्त चूँकि आप ऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ऑल पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट को चला रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो रिलेटेड हैं उस हवाले से भी आप इस वक्त फ्रंट पे हैं और गुफ्तगू कर रही हैं। इनके अलावा भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कुछ शख्सियात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और दीगर जो माहिरीन हैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वक्त देने का। सबसे पहला सवाल जो है कि बड़ा बुनियादी सा, बड़ा सादा सा सवाल है कि शर्जील मेमन साहब की आमद किसी एक इंडिविजुअल की आमद नहीं, ज़ाहिर है पार्टी एफिलिएशन है, इस वजह से डिस्कस हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि उनका जाना और उनका आना आप क्या देखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या उनका इंडिविजुअल फेल है? पार्टी का हिस्सा है। इट्स रिसाइकलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि अब जिस तरह इलेक्शंस आ रहे हैं या वो लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जिस तरह उनकी क़यादत ने पहले ऐलान किया था 5 साल पहले 2013 में कि जी हम 3-4 साल तक चुप रहेंगे और दोस्ताना अपोजिशन रखेंगे और उसके बाद हम भरपूर एग्रेशन के साथ अपोजिशन करेंगे और फिर इलेक्शन की तैयारियां भी करेंगे। तो ये एक वन ऑफ द कड़ी ऑफ द तैयारियां ऑफ इलेक्शंस है और अपने कैंडिडेट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिसाइकिल किया जा रहा है और हो सकता है और भी लोग वापस आएँ क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत लेकर
اور یہ ایک رسک بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر اگر ان پہ جو ایلیگیشنز ہیں اس کے لیے ان کو عدالتوں میں داخل کیا جائے اور اس دہت سے گزارا جائے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بعد میں گواہ بھی بن جائیں. تو یہ رسک ہے مگر اٹس اے پروسیس آف ریسائکلنگ آف دا کینڈیڈیٹس فار دا نیکسٹ الیکشنز. اچھا، ریسائکلنگ کی آپ بات کر رہی ہیں، دو بڑی اہم باتیں کی، کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے پارٹی کے یہ تو پہلے سے ممبر ہیں اور اس کے بعد یہ باہر رہنا جلا وطنی اور پھر آ کے عدالت کا اس طرح سے سامنا کرنا، مین وائل بھی تو عدالت کا سامنا کیا جا سکتا تھا، فلٹر ہو سکتے تھے. یہی تو بد نصیبی ہے کہ یہ لوگ 18 مہینے باہر رہے ہیں. کس کا ڈر تھا ان لوگوں کو؟ اور اب چونکہ یہ فوجی عدالتوں کی مدت 7 جنوری کو پوری ہو گئی تھی تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب دوبارہ اس کو نفاذ کرنے میں یا پریکٹیکلی وہ کرنے میں جس طرح نکات پیش کیے گئے 9 نکات تو اس طرح اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹس کی گئی، ذرا سی ٹائم بائی کیا گیا تاکہ اس ڈیوریشن میں جب تک یہ فوجی عدالتیں بالکل ہی کمپلیٹلی ری ایکٹیویٹ نہیں ہو جاتی تب تک اپنے لوگوں کو ان کر کے پرانے نظام کی طرح سول عدالتوں میں داخل کیا جائے. اور آپ کو پتا ہے سول عدالتیں اور یہ سب کچھ تو پھر ان لوگوں کو آتا ہے، برسوں سے یہی عادت رہی ہے اور اس کے تو عادی ہیں یہ لوگ کہ کس طرح اپنے کینڈیڈیٹس کو ریسائیکل کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ چونکہ ان پر جو کیسز تھے وہ فوجی عدالتوں میں جا سکتے تھے، یہی وجہ ہے ان کی جلا وطنی کی؟ ان کی بھی، کیونکہ یہ تو کلیئر کٹ دیکھا گیا ہے نا کہ ایک ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے پچھلے، ان کی جیسے ہی 26 نومبر کو مدت ختم ہوئی اس کے بعد ہی وہ تمام لوگوں کا جو باہر تھے ملک سے چلے گئے تھے. 18 مہینے ملک سے باہر بیٹھنا کوئی ایک عام بات تو نہیں ہوتی نا، چاہے وہ علاج کے لیے بیٹھیں چاہے وہ تحفظ کے لیے بیٹھیں. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر ان کا بھی شرجیل میمن بھی دسمبر میں آنے والے تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ ذرا توقف سے آؤ، ایک دم 2-3 لوگ ساتھ چلے جائیں گے تو اچھا نہیں، میرا خیال ہے یہ. اور اس کے بعد ان کے MRIs ہوئے تاکہ ایز اے ڈاکیومنٹڈ پروف فار ہز لمبر اسپائن. لیکن اس کے بعد اب آہستہ آہستہ چونکہ فوجی عدالتیں اگر لگ جائیں تو پھر مشکل ہو جائے گا. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سارے جو کیسز آ رہے ہیں ریسائیکل ہونے کے لیے اگر یہ فوجی عدالتوں کے تھرو گزریں تو میرے خیال میں رد الفساد کا عمل جو ہے وہ بھی کار فرما نظر آئے گا. اور نہیں، آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں فوجی عدالتیں تو ری ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں، دوبارہ سے اس پہ جو ہے معاملہ آگے بڑھ پایا، اتفاق رائے ہو گیا، فوجی عدالتیں تو اب پھر کام کریں گی. شرجیل میمن، جس ٹائم پیریڈ میں جس ٹائم سلاٹ میں آ رہے ہیں فوجی عدالتیں جو ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں اپنا کام شروع کرنے والی ہیں. جی ہاں، مگر ان کی انٹری جس طرح ہوئی ہے تو اس وقت وہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہیں اور اس وقت وہ سول عدالتوں کو ہی فیس کریں گے. جیسا منڈے کو جا رہے ہیں اور ہائی کورٹ سے انہوں نے لیا ہوا تھا اپنا قبل از گرفتاری ضمانت. تو اس وقت اور وہ ذرا سی ٹائمنگ میں آپ کو پتا ہے دیر سویر تو ہو گئی ہے کیونکہ وہ فوجی عدالتوں کا کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ڈیلے نہیں ہوا اور وہ 9 نکات بھی نہیں مانے گئے. لیکن اب دیکھیں اب یہ آ تو گئے ہیں اور میں تو اب بھی سمجھتی ہوں کہ جلد از جلد فوجی عدالتوں کو ری ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ سارے اس قسم کے سارے ری انٹریز جو ہوں گی ریسائکلنگ کے لیے ان کو فوجی عدالتوں سے گزرنا چاہیے اور کسی ایک پارٹی کے نہیں بلکہ دوسری پارٹی کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو موجودہ ہیں ملک میں ان پر بھی اگر کچھ الزامات ہیں تو نیکسٹ الیکشن میں جانے سے پہلے ظاہر ہے گزرنا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے سب کی ہے کہ تمام ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی بھی بات آ جاتی ہے. پھر ظاہر ہے پاناما کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بھی کچھ ایسی خواہش سامنے آتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی تھی اور پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ ذرا توقف سے آئیں، ذرا ٹھہر کے آئیں اور اس وجہ سے آئیں کہ 2-3 لوگ اکٹھے نہ آئیں. یہ 2-3 سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 23 دسمبر کو کچھ لوگ آئے اور اس کے بعد اب یہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ ٹپی بھی آئیں. میں اس پارٹی سے اتنی منسلک تو نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کی اسٹریٹجیز اور پالیسیز آپ لوگوں کو بتاؤں. وہ تو ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو لائن پر آنا چاہیے اور بتانا چاہیے، نہ میں ان لوگوں کی ذمہ دار ہوں. میں تو صرف ایک تجزیہ دے رہی ہوں اپنے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. میں نہیں چاہتی کہ اگلے الیکشنز اس طرح ہوں کہ یہ سارے کینڈیڈیٹس لانڈرڈ ہو کے دوبارہ آ جائیں اور پھر وہی پورا اسٹرکچر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تمام تر کرپشن کے ساتھ دوبارہ آ جائے. بس اسی لیے میں یہ کمنٹس کر رہی ہوں. اچھا، اس لیے آپ یہ کمنٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کیسز کو دیکھا جائے، آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں شرجیل میمن صاحب اور انہوں نے یہ بات کی کہ ان پر کیسز تھے، ان کا نام ECL میں ڈالا گیا، پھر ہائی کورٹ نے ان کو باقاعدہ طور پر یہ چٹ دی کہ وہ ضمانت پر موجود ہیں اور وہ واپس آئے ہیں، تو ان کو نہ پہلے خوف تھا نہ اب یہ خوف موجود ہے. اب ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ایک ورژن رہا ہے شروع سے ہی جو کہ لفظ استعمال ہوتا ہے جوڈیشل ٹرائل کے حوالے سے. تو اب بھی پیپلز پارٹی اپنے کارکنان کے حوالے سے یہی رائے رکھتی ہے کہ ان کے یہ سیاسی مقدمات ہیں جو بنائے گئے، ان کی کوئی اس طرح سے اہمیت نہیں ہے. اور ری سائیکلنگ والا معاملہ جو ہے وہ اس پہ بھی شاید اس پہ صرف وہ کمنٹ کرتے ہیں کیونکہ 2 وزراء اعظم بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم دے چکے ہوئے ہیں.
تو آپ کہتی ہیں کہ جوڈیشل سسٹم جو موجود ہے اور جس طرح سے ان کی ایک رائے موجود ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ جس نے بھٹو کا نام لیا وہ ہمارا بھائی ہے. میں اپنے آل پاکستان پیپلز موومنٹ پہ بھی میرا یہی سٹینڈ ہے اور اتنا میں لیوریج ان لوگوں کو دیتی ہوں. لیکن میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو جوڈیشیل ایبرنسی ہوئی تھی، جو وہ لوگ سمجھتے ہیں، اسی دہج پہ سارے فیصلوں اور سارے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو وہ یہ نہیں سمجھ سکتے. بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ دور تھا، اور اس کے بعد ہماری فوجی عدالتیں لے لیں یا جوڈیشل، وہ سب کچھ ایولیوشن سے گزرا ہے اور وہ بھی بہت چینج ہوا ہے. تو آپ نے خود دیکھا ضیاء الحق صاحب میں اور راحیل شریف صاحب میں کتنا بڑا ڈفرنس تھا. تو وہ لوگ بھی ایولیوشن سے گزرے ہیں، وہ بھی ہماری قوم کے لوگ تھے. تو ہماری پیپلز پارٹی کو چونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ سمجھ کر ہر فوجی عدالت کو یا ہر اس قسم کے جسے کہتے ہیں کہ عدالت میں جانے کو، اس سے وہ لوگ ایک خوف کا شکار ہیں. سائیکو ان کی سائیکی تباہ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی والوں کی، کہ وہ اب فوج کے نام سے ڈرتے ہیں، فوج کے نام سے بھاگتے ہیں، کیونکہ یقینی بات ہے ان کے فاؤنڈر چیئرمین کو پھانسی ہو گئی تھی اور وہ لوگ سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتے تھے نا. جب آپ پیپلز پارٹی کا حصہ تھیں آپ فوج سے نہیں ڈرتی تھیں جس طرح کی سائیکی کی آپ بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت جب بھٹو صاحب کو 1979 میں 4 اپریل کو پھانسی دی گئی 2 بجے رات کے، اور صبح 8 بجے اخباروں میں چھپا، تو اس وقت نہ الیکٹرانک میڈیا ایسا تھا، نہ کچھ، پھانسی ہونے کے بعد سب کو پتا چلا. لیکن یہ کہ اس وقت یقینی بات ہے سب نے احتجاج کیا تھا، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، وہ الیکٹرانک میڈیا، وہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. اور میں نے جیسا ابھی جسٹ کہا ہے کہ سب کچھ ایولیوشن میں سے گزرا ہے اور وہ اس طرح اب فیصلے نہیں کیے جائیں گے، اس طرح کوئی بھی فیصلہ اب نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں کی بھی ٹرانسپیرنسی اب سامنے آ چکی ہے اور عدالتیں بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلے محفوظ کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، ایسے ایسے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو سب پر رائج ہوں، کسی ایک شخص پر نہ ہوں. ہر بار ایک وزیر اعظم ہی کسی اس کا شکار نہ بنے. تو ہر چیز ایولیوشن سے گزری ہے، پورا ملک. آپ مسترد کرتی ہیں کہ نیب میں پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں کے جو شخصیات ہیں ان پر جو مقدمات ہیں جو نیب نے قائم کیے، وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہیں، وہ درست ہیں، کیونکہ ایولیوشن پروسیس سے ہمارے ادارے گزرے ہیں اور اس کے بعد یہ جو مقدمات قائم ہوئے یہ صحیح ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ بھرپور نہیں ہے، یہ تو اور سخت ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہم 1977 اور 1979 کی پالیٹکس کو آج 2017 میں نہیں اپنے ذہنوں پہ بٹھا کر اپنی سائیکی کر سکتے ہیں. یقیناً اس زمانے میں بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آج کے پیپلز پارٹی والے تو بھٹو صاحب کی پارٹی کو نہیں فالو کر رہے نا. ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے نہیں رہا کبھی بھی، پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے رہا ہے جو بھٹو صاحب کی پارٹی کو خراب کر رہے ہیں. تو اسی لیے اب جو لوگ ہیں جن کے خلاف یہ مقدمات ہیں یا نیب میں ہیں کیسز، تو ان لوگوں نے جو کیا ہے، دیکھیں بھٹو صاحب کے بارے میں سب کچھ مشہور تھا ہوگا، لیکن کبھی کرپشن کی بات نہیں آئی. کرپشن کے دروازے پیپلز پارٹی میں تو 1990 سے کھلے ہیں. 1990 کے 2 ادوار میں پیپلز پارٹی جو سیک آؤٹ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے. کون رسپانسیبل تھا؟ کون 90 سے مراد بی بی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، کون رسپانسیبل ہے پیپلز پارٹی میں یہ کرپشن کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں آج تاریخ میں بیٹھ کر آج ہم ریٹروسپیکٹو کہیں تو ڈیفینیٹلی the responsibility rests on بی بی. یہ اور بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا obviously I mean ان کے دور میں 2 ادوار اگر ان کے سیک آؤٹ ہوئے ہیں، ایک 2 سال اور ایک 3 سال یا 1.5 سال اور 3 سال کی اس میں، اور ان کی حکومت کو سیک آؤٹ کرنا پڑا، تو اور وہ کرپشن کے طور پہ ہوئی ہے نا، تو دروازے تو بی بی کے ذریعے کھلے ہیں. لیکن ایک پرسپشن ہے کہ زرداری صاحب کی آمد نے ان پر یہ دھبا لگایا کرپشن کا. تو زرداری صاحب آسمان سے تو نہیں ٹپکے تھے نا، وہ تو بی بی کے تھرو پارٹی میں آئے ہیں نا. بی بی اگر زرداری صاحب کو نہیں لانا چاہتی تو وہ نہیں بناتی فیڈرل انویسٹمنٹ منسٹر. اگر آپ لوگوں کا زرداری صاحب پر الزام ہے تو یہ میں نے نہیں کہا، لیکن اس زمانے میں کرپشن کے اگر دروازے کھلے ہیں یا ہمارے بھٹو کی پیپلز پارٹی پر کرپشن کا الزام پہلی بار آیا ہے یا اس قسم کے لوگوں کا انفلٹریشن ہوا ہے یا بزنس پارٹی بن گئی ہے، تو ہاں وہ 1990 کے دور میں ہوا ہے. اور وہ دونوں جو ہمارے آپ بات کی ہم لوگوں کا اعتراض، دیکھیں ایک جنرل پرسپشن ہے، آپ کی اپنی ذاتی رائے میں کیا ہے زرداری صاحب کے بارے میں؟ نہیں، یہ میں ڈیفینیٹلی میری اپنی رائے بھی ہے، کیونکہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں آج کہ ہم فرق کرتے ہیں بھٹو کی پارٹی میں اور بھٹو کے لوگوں کی جو پارٹی آج کل پیپلز پارٹی کے پیراٹروپرز چلا رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کی حکومت تیسری بار جو اب آئی تھی 2008 سے 2013 میں، اس میں تو پیپلز پارٹی کے جو بھٹو کے پیور جیالے تھے ان کو تو جو مین گروپ تھا پارٹی رنرز کا ان سے تو ملنے بھی نہیں دیا گیا تھا، سنا ہے میں نے، اور وہ لوگ تو قریب بھی نہیں آ سکے تھے، بلکہ سارے مایوس کارکن اور سارے جو آپ کے جانثار تھے جو متاثرین ہیں پیپلز پارٹی کے، ہمارے پاکستان پیپلز موومنٹ بننے کی تو وجہ ہی وہی ہے، ہماری موومنٹ کا تو نزول ہی انہی کی وجہ سے ہوا ہے نا،
क्योंकि अच्छा, भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो बड़ी शख्सियात या अंकल्स का पीछे हो जाना, जाहिर है वो भी बीबी की आमद के बाद हमें दिखाई देता है। आप एवोल्यूशन की बात कर रही हैं, जाहिर है एवोल्यूशन के साथ साथ चीज़ें तो फिर तब्दील होती हैं, फिल्टर होती हैं, नए लोग उसमें शामिल होते हैं। और फिर इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नारा यही सामने आ रहा है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और जो अंकल्स हैं उन्हें बैठ कर सिर्फ पॉलिसीज़ की हद तक देखना चाहिए। तो आप उसको क्यों फिर क्रिटिसाइज कर रही हैं? एक जानब आप एवोल्यूशन की बात कर रही हैं। नहीं, नौजवानों को आना चाहिए, मगर ये कभी किसी ने कब कहा कि नौजवानों को आना चाहिए जो सादिक और अमीन है, नौजवानों को आना चाहिए जो 62 और 63 पर अमल करते हैं। लेकिन ये किसने कब कहा कि पीपल्स पार्टी में या पीएमएलएन में या पीटीआई में या एमक्यूएम में उन नौजवानों को आना चाहिए जो सिर्फ करप्शन करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं या गैंग्स वॉर करते हैं? ये तो नहीं कहा ना। नए लोगों को आना चाहिए। हमारी पार्टी में तो मैं तो कहती हूँ कि यूथ को, यूथ जो है, यंगस्टर्स जो है, उनकी तो रिजर्व सीट होना चाहिए। इसका पहले क्राइटेरिया कैसे सेट होगा? ये तो अदालतें तय करेंगी। जिन पर करप्शन के इल्जामात थे, जिन्हें सियासी मुकदमात कहा जाता है, पीपल्स पार्टी का ये वर्जन है, उन्हें अदालतों में बहुत सारे केसेस में क्लियर किया। क्योंकि हमेशा से उन तमाम केसेस में क्लियर करने की रिवायत है और ट्रेंड है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है सियासी लीडरों का हमारी अदालतों पे, क्योंकि हमारे पास पार्लिमानी निजाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। हम वोट देते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जज को, हम वोट नहीं देते, वो असाइन होता है। हम अपने कमिश्नर, अपने मेयर, अपने गवर्नर को वोट नहीं देते, वो सेलेक्ट होता है पार्टी से, वो अपने पार्टी के लोगों को जवाब दे। तो इसका मतलब है इदारों पर आपकी रिजर्वेशंस हैं, इदारों के हवाले से आपकी वही रिजर्वेशंस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इदार में जो हमारे जो मुहिब्बुल वतन इदारे हैं, जो इदारे इंसाफ को प्रोवोक करते हैं, जो इदारे जिनका आप देखें आईन में भी जब अफवाज के साथ ओथ लिया गया है तो उसमें कहा गया है कि आई होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान which entails the will of the people of Pakistan। और ये किसी वक्त में नहीं है। तो ये इदारा जो है, ये वो वाहिद इदारा है जो अवाम और अवाम की वेलफेयर के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, अदालत की चूंकि आप बात कर रही थी ना कि उस पे इन्फ्लुएंशियल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो दूसरे इदारों पर, अदालतों पर इन्फ्लुएंशियल हैं। जब भी तो चाहते हैं कि फौजी अदालतें ना लगें, और ये आम अदालतों में बुलाया ही उनको इसीलिए है कि आप आम अदालत में जाओ, खबलस गिरफ्तारी वारंट जिसको दिया जाए, और उस पे अकड़ अकड़ के आज पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी उनका तो खबलस गिरफ्तारी वारंट था, उनको नैब ने गिरफ्तार कैसा किया? तो यही तो फौजी अदालतें दुनिया में क्या लगती हैं? आप जमहूरियत की अगर हामी हैं तो जाहिर है जो वर्जन सामने आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो तो यही सामने आया है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, दीगर जमातों का भी, कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर होना चाहिए, ना कि हम फौजी अदालतों की तरफ जाएं। वजह ये थी। देखें, जब क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम बेहतर होगा तो उसको एक टाइम पीरियड से गुजरना होगा, उसको एक एवोल्यूशन से गुजरना होगा, उसको एक ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जो आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड फौजी अदालतों के जरिए उनको ट्रेन कर सकते हैं, है ना। मैं चाहती हूं कि 2 साल तक ट्रेनिंग हो, वोटर्स की ट्रेनिंग हो, अदालतों की ट्रेनिंग हो, दूसरे इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग हो, और वो आप आर्टिकल 245 नाफिज करके आराम से कर सकते हैं। आर्टिकल 245 इज टोटली जमहूरी, टोटली आईनी, और उसमें आपकी फेडरल हुकूमत तमाम सिविल इंस्टीट्यूशंस को, अगर आपको थ्रेट ऑफ वॉर हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो हमें है, हम आलम जंग में हैं, वो कंडक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट आपके फौज के थ्रू उन इदारों को, और एक ट्रेनिंग होती है। ऑब्वियसली हमारे मुल्क को एक ट्रेनिंग, तो फौजी अदालतों पर तो इत्तेफाक राय है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इत्तेफाक राय सामने आ गया, पहले भी 2 साल चली हैं। जी हाँ, अब फौजी अदालतों को अगर वो लोग अपने 9 नुकात के बाद, जिसमें वो तो दहशतगर्दी की डेफिनेशन मांग रहे थे, उनके अपने घर में दहशतगर्दी का वाकया है, और वो इन नुकात को डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए या अपने किसी खौफ को क्लियर करने के लिए 9 नुकात उन लोगों ने सामने पेश किए थे। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक होता है वक्त की आवाज़ एक चीज़ होती है, दे हैव टू रन थ्रू द फ्लो। तो आखिरकार उनको मानना पड़ा, मगर बहरहाल इस सिलसिले में एपीसी हुई, इस सिलसिले में पार्लियामेंट में नुकात पेश किए गए, और डिले हुआ है ये प्रोसेस, है ना। तो बहरहाल फौजी अदालतें और आर्टिकल 245 जो है एक मुल्क की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने कि आप कहती हैं कि हमारे मुल्क में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए। आपने ये एक डिबेट ओपन की है, जाहिर है आपकी जो जमात है उसके मंशूर का भी हिस्सा है, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। और शर्जील साहब की जो आमद है उसको आप उसी तनाजुर में देखती हैं कि ये एक पार्टी पॉलिसी है, और जाहिर है आइंदा इंतखाबात की तैयारी जो है उस मरहले से हम गुजर रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। जैसे कि हम बात कर रहे हैं शर्जील मेमन की आमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी और इस वक्त इसकी इम्प्लिकेशंस आगे क्या होने जा रही हैं और इस वक्त सियासी बसात पर क्या तब्दीलियां बाकी होने वाली हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं आल पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट की रहनुमा डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया अभी वीडियो लिंक पर। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शर्जील मेमन साहब की आमद को लेकर बहुत से ज़ाहिर सवालात हैं, बहुत सी बातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर वो रुकन है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें वापस आना था तो ये दरमियान में तवक्कुफ़ की क्या वजह थी? फ़कत इलाज था? गिरफ्तारी की मजम्मत करती हूँ। जब वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा कर आए थे तो फिर इस तरीके से उनको रनवे से गिरफ्तार करना और एक जो मेंबर सूबाई असम्बली हो उसकी विदाउट परमिशन के आपने कानून की भी वायलेशन की। और मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो PMLN का रवैया है इंतहाई जारहाना है और मिसाक़ जमहूरियत के भी अगेंस्ट है। अगर कोई इस तरह का होता, जिस तरह डॉक्टर आसिम का मैटर था, आपने अभी तक उनको भी बिला जवाब जो है झूठे मुकदमात के अंदर गिरफ्तार किया है। और ये झूठा तो आप कह रही है ना, झूठा तो आप कह रही है, ये तो अदालत साबित करेगी ना, ये तो अदालतों में जाएगा। एक आज 2.5-3 साल से अरसा हो गया है, डॉक्टर आसिम का 2.5 साल का अरसा हो चुका है। वो यहाँ कराची में एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और हॉस्पिटल उनके हैं, उनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन उनको किस तरीके से वो तो ठीक है, मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब पैर का पता नहीं है। बिल्कुल, अदालत साबित करे ना, अदालत इंसाफ करे ना। एक तरफ आप जो है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के अरबों रुपए की करप्शन को जो है आपने उसको दबा दिया, उसके रिकॉर्ड को जला दिया। इसी तरह आपने और क्या उनके नंदीपुर के चूंकि करप्शन को छुपा दिया गया, इसलिए आपको इजाजत दे दी जाए करप्शन की? नैब का कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता, इसलिए आपको भी इजाजत दे दी जाए कि अगर उधर से छुप गया तो आपको भी छुपा दिया जाए। शाहिदा रहमानी साहबा, ये थोड़ा सा बात ये नहीं है, बात ये कि नैब इंसाफ करे, नैब हुकूमती इदारा बन के काम ना करे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को यकजंबी से कलम घर भेजा जा सकता है तो पानामा केस के ऊपर क्यों नहीं फैसले किए जा रहे? अच्छा, शर्जील मेमन साहब पार्टी पॉलिसी के तहत आए हैं, पाकिस्तान में बदनाम हो रहे हैं। छोटा सा सवाल है मेरा, उसका क्विकली जवाब दीजिए। क्या शर्जील मेमन साहब पार्टी पॉलिसी के तहत वापस आए हैं या इंडिविजुअली गए भी थे और खुद ही वापस आए हैं, या आपकी क़यादत ने उनको बुलवाया? अभी देखिए, शर्जील मेमन साहब अगर आए हैं, पार्टी पॉलिसी तो नहीं कह सकते, लाजमी बात है कि वो MPA हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें किसी वक्त भी आने का राइट है। वो इलाज के लिए दुबई गए थे, उन्होंने मुताद्दिद बार कहा कि मैं इलाज के बाद वतन वापस आऊँगा और वो वतन वापस आए। और उन्होंने अपनी कबल वक्त गिरफ्तारी का जो है उन्होंने अपनी बेल करा ली। उसके बावजूद जो है उनके हर चीज को बालाए ताक रख के, तमाम तर कानून को बालाए ताक रख के उनकी गिरफ्तारी। ठीक है, उनका इंडिविजुअली वो खुद अपनी मर्जी से गए, रवैया है, अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से वापस आए हैं और उनकी आमद पर जो है देखिए, ये हर शख्स का राइट है कि वो कहीं भी अपनी मर्जी से जा सकता है, आ सकता है। ये नहीं, बात ये है कि ये काम क्यों किया जा रहा है, ये इंतकामी कार्रवाई क्यों की जा रही है। ठीक है, ये तो जाहिर है, अब आप हुकूमत वक्त से भी पूछेंगी, हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा भी मौजूद है न्यूयॉर्क से। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब जाहिर है ये एक पीपल्स पार्टी का वर्जन है कि सबको राइट है वो बाहर जाएँ, वो यहाँ आएँ और उनके बाद उन्होंने अगर कानूनी तकाजे पूरे किए हैं तो उनके साथ ज़्यादती ना की जाए। ज़रूर ये बात किसी हद तक जस्टिफाइड कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, ये आपकी राय है। लेकिन इसके साथ जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, पाकिस्तान की अमन सलामती की जिम्मेदारी पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों पर आयद होती है। ये मामला एक जानिब शर्जील मेमन साहब, जैसे आप हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में वो वापस आ रहे हैं और टाइमिंग बड़ी अहम है। और इससे पहले हमने देखा कि हुसैन हक्कानी साहब ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। ये क्या कहानी आप देख रही हैं, क्योंकि आप तो खुद वहाँ पर मौजूद हैं और चीज़ों को बड़े करीब से देखती हैं? देखें, जहाँ तक हुसैन हक्कानी साहब का सवाल है, वो तो आपको सभी को पता है कि वो खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं और मामलात को मुतनाज़ा बनाने में और कैरेक्टर असैसिनेशन में चैम्पियन हैं। तो उनके जो खुले हुए मामलात हैं, चाहे वो ट्रंप एडमिन में दाखिल होना चाह रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान में री एंट्री देना चाह रहे हों एज गवाह ऑफ दैट कमीशन जो बनवा के वो सारे मुकदमात खुलवा के उसमें गवाह बन के एंट्री देने आने चाह रहे हों और अगली हुकूमत में फिर एडवाइज़र का रोल करना चाह रहे हों, तो ये उनके अपने इरादे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती इससे तो पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ ना, जो उन्होंने इल्जामात आयद किए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज करना चाह रहे हैं, वो आप समझती हैं?
यकीनी बात है फितना फैलाना चाह रहे हैं और वो उम्मुल फसाद हैं हमारे मुल्क की, और हर हुकूमत में वो रह चुके हैं और इसी तरह फितनाबाजी कर चुके हैं। यकीनी बात है, मतलब ये तो इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, बल्कि उनके इन तमाम चीज़ों को हमें रद्द करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट को हमें, अगर हम उनको ECL में नहीं डाले थे उस वक्त कुछ मजबूरियों की वजह से, तो कम से कम अब उनको आप पाकिस्तानी पासपोर्ट उनका कैंसिल करें और उनसे कहें कि एक तरफ हो जाएं, और बजाय इसके कि पाकिस्तानी हुकूमत या पिछली हुकूमत। नहीं, ये डिमांड्स आपकी बिल्कुल ठीक है, ये करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। एक छोटा सा सवाल इसी ज़िमन में मेरा एक सवाल है, वो ये है कि क्या वहाँ पे वजूहात है जिसकी वजह से वो खुद को सिर्फ ऊपर ले आने की वजह से ये काम कर रहे हैं, या कुछ पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी लॉबिंग हो रही है, कुछ उनके पीछे जो है मामलात पड़ रहे हैं जिसे हम बैकडोर कहते हैं, कुछ मामलात सीक्रेट, वो कुछ चीज़ें आई हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं और उसमें उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो? देखिए, जो भी सिचुएशन पीछे से बन रही है, अगर वो सच्चे पाकिस्तानी होते तो उनको पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना चाहिए था। इस वक्त इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान और इतने सेंसिटिव मामले पे बिन लादेन के देना और अपनी पाकिस्तान की हुकूमत को, पिछली हुकूमत को मुसीबत में डालना और दुनिया के सामने इस तरह दिखाना, और वो तो बड़े अनजान तरीके से कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, और हमारी पीपल्स पार्टी जो है वो उस बात की तरदीद कर रही है जो मैंने कही नहीं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं कि डिफेंस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने इस पे स्टैंड लिया है क्योंकि वो बहरहाल पाकिस्तान की पिछली हुकूमत थी और वो सेंसिटिव मामला था, उसमें हमारी एजेंसीज भी आ जाती हैं, उसमें हमारी सियासतदान भी आते हैं, और उन लोगों के बारे में आज के दौर में मतलब आपने पीपल्स पार्टी को भी पूरी तरह छोड़ा नहीं वैसे? देखें, ये भुट्टो की पार्टी है और मैंने लोगों के खिलाफ हूँ जो गलत काम कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ हूँ जो मेरे भुट्टो की पार्टी में हुई थी, और इसीलिए मैंने ऑल पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट नाम रखा है उसका। मोबिलाइजेशन और एंटी करप्शन, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मैं मोबिलाइजेशन चाहूंगी उसके लिए। हर पार्टी को सोना नहीं चाहिए, जवानों को उठना चाहिए और करप्शन ठीक है, बिल्कुल ये आपकी पार्टी की ज़ाहिर बात सामने आई। मुझे थोड़ी सी याद दीजिएगा, शाहिदा रहमानी साहबा भी चूंकि मौजूद है हमारे साथ। शाहिदा रहमानी साहबा, बहुत गुफ्तगू हो चुकी, हुसैन हक्कानी ने क्या लिखा है, एबटाबाद कमीशन के हवाले से क्या बात है, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट मंजर आम पर आए या ना आए, आपकी जब हुकूमत थी फेडरेशन में, ज़ाहिर है उस पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मेरा सवाल ये कि पार्लिमानी कमीशन का कहा वज़ीर दिफा ने, और उसके बाद आपकी जमात ने भी उस पर किया, तो आगे उस पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली की? देखिए, हुसैन हक्कानी साहब ने जो कुछ भी कहा और अपोजिशन लीडर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। तमाम जितने भी अब तक मंजर आम पे स्कैंडल्स आए हैं सब पे बनना चाहिए, खा वो पानामा हो, खा हम तो मुस्तकिल कह रहे हैं कि आप बनाएं कमीशन, ताकि बिल्कुल हर चीज़ पे बने, उनकी रिपोर्ट्स आए। अभी जो कोयटा पे रिपोर्ट्स आई थी वो कहाँ चली गई? कमीशन बना, रिपोर्ट दी, रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। कोयटा कमीशन वाली, बिल्कुल जो कोयटा थाने कोयटा की रिपोर्ट थी वो कहाँ गुम हो गई? जो भी रिपोर्ट्स आई है कमीशन की वो कहाँ गुम तो नहीं हुई ना? शायद रहमानी साहब वो आई हैं सामने। हर चीज को आवाम के सामने आना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए। कमीशन भी बनाने में हक में, और हमने तो पहले ही बता दिया था। हुसैन हक्कानी कभी इस्लामी जमीयत तुलबा के बड़े चहीते हुआ करते थे, अब फिर उसके बाद PMLN के अंदर आए, फिर पीपल्स पार्टी में आए। अगर वो अमरीकी मफादात के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बिल्कुल उस पर कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जहाँ से वीजा इशू होते हैं, कौन वो वीजा इशू करता है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चहीते की आप बात करें नून लीग के, अभी तो पीपल्स पार्टी के चहीते हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको मेमो गेट के मामले में सबके सामने किस तरह से उनको डिफेंड कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है क्या कहते हैं, हुसैन हक्कानी साहब के मामले में उनके साथ कभी नहीं, उनको हमने पहले ही फारिग कर दिया था, उनको यहाँ से भेज दिया गया था कि उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कुछ कहते हैं उनकी अपनी मर्जी, वो इस तरह की अहमकाना हरकतें करके मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिकन गवर्नमेंट की जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसकी वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो उनकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, ये एक बड़ी वजह है। डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा, आपसे इसी हवाले से, एक तो ये बात है हुसैन हक्कानी साहब की ज़ाती ख्वाहिश, उनका ये तज़किरा, लेकिन एक बात जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है, पाकिस्तान में एक तारीख रही है कि कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स भी किसी हद तक तैयार हुई, मगर वो मंजर आम पर नहीं आई, पब्लिक नहीं हुई। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती से एक रिवायत है। आप क्या समझती हैं कि इसमें क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट का मामला है वो रुकी हुई है?
देखिए वो उसी ज़माने में, चूँकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था, बिन लादेन का इशू, बिन लादेन तक पहुँचना, ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है। इसमें हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी भी इन्वॉल्व होती है और उसकी तौहीन भी होती है पूरी दुनिया के सामने। हम यहाँ मौजूद थे, हम यहाँ ओआर में काम कर रहे थे, हमारे साथ दूसरे सर्जन से जब हमने सुना कि बिन लादेन पाकिस्तान से मिला है और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेरी पार्टी थी वो उस वक्त, तो आप सोचें क्या बीती होगी मुझ पे। इसी तरह हर ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर बहुत बुरी बीती। उस सेंसिटिव इशू पर आज 6 साल बाद बैठकर हुसैन हक्कानी अपनी किसी अदा पर अपने पूरे मजमून में ऐसी बात लिखकर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो थी, हुकूमत उसकी थी, मगर उस वाक़े में एजेंसीज की भी बात आती है कि फिर एजेंसीज, लोग तो हमारे से पूछते हैं भाई आपकी एजेंसी सो रही थी क्या? हुकूमत तो चले हम बर्दाश्त कर लेंगे, सो रही थी कह रहे थे, लेकिन क्या आपकी एजेंसीज भी सो रहे थे? तो मेरा इख्तलाफ इस बात पे है कि अगर कोई बात करनी चाहिए इस वक्त हुसैन हक्कानी से, तो सिर्फ ये कि तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे की पहले उस पोजीशन पर बैठकर। और अमेरिका के लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि उनकी बातों में आएंगे, सबसे पहले ये बोलेंगे कि तुम उस जमाने की बातें हमसे अब करो ही मत, और ये तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क की बातें जिसको तुमने रिप्रेजेंट किया। नहीं, उन्होंने छाप दिया, उन्होंने तो बिल्कुल छापा है उनका आर्टिकल, और जाहिर है आप इस बात को बेहतर समझती हैं कि ये टाइमिंग्स बड़ी अहम होती हैं। लेकिन चलें डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा, अब सूरत हाल ठीक है जहां तक पहुंची, कैसे हुई, वहां अमेरिका में कैसे होना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए, नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे, और वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, चलें अपनी जगह पर ये तमाम बातें। अब इसको जाहिर है जब ये आर्टिकल आया तो गुफ्तगू तो हो रही है, पार्लिमानी कमीशन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है और इस हवाले से क्या करने जा रही है आइंदा इजलास में? रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। शाहिदा रहमानी साहबा, चूंकि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उतना ही दुख हुआ जैसे पूरी कौम को हुआ, जाहिर है हुआ होगा, उन्होंने गलत काम किया हुसैन हक्कानी साहब ने, उन्होंने इस तरह की बातें की और गलत बातें की। अब जाहिर है पार्लिमानी कमीशन बनने के हवाले से सबसे ज्यादा संजीदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। आइंदा इजलास में क्या कुछ होने जा रहा है इस हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें, जब हमारी हुकूमत थी, हमने शमसी एयरबेस खाली करवाई, हमने नेटो सप्लाई को बंद किया, हमने अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात की। हमने इस तरह नहीं कि एक कॉल के ऊपर पाकिस्तान की सलामती को दाव पे लगा दिया गया हो, या बिट एयरबेस उठाकर दे दी गई हो, या ज़ियाउल हक ने, जिस तरह आमिरों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ज़ियाउल हक ने CIA के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग, मेरा ये सवाल नहीं है, टेरर की जो जंग पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, मेरा ये सवाल नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा इनसे अलग रही, और हमने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो इस मुल्क के लिए लासवाल कुर्बानियां दी, बिल्कुल कमीशन बने, हमने चैलेंज किया, बनाए और उसकी रिपोर्ट्स को सामने लाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सलामती के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप उतने ही संजीदा हैं जितने आप फौजी अदालतों के मामले में संजीदा थे और APC बुलाई गई, उतनी संजीदगी क्या नजर आएगी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो संजीदा थी, उसने अपने नुकात पेश किए। हमेशा सिविल हुकूमतें और जमहूरी और जो सियासी पार्टियां होती हैं, वो ये चाहती हैं कि सियासी हुकूमत के अंदर, जमहूरी हुकूमत के अंदर गैर सियासी रोल कम से कम हो। 2 साल के लिए बिल्कुल हालात नागुज़ीर थे, आर्मी कोर्ट्स की इजाज़त दी गई, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, वो तमाम पॉइंट्स को दोबारा इसमें डाला गया कि वो तमाम चीज़ ना हो कि हर शख्स को अपनी आज़ादी का हक हासिल है, हर शख्स को यह हक है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है, ये इस पे तो ज़ाहिर है गुफ्तगू हो चुकी है, वकील आपके 9 थे 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अगर ये पीपल्स पार्टी ने किया है जुर्म, तो ऐसे जुर्म हम करेंगे जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, उस वायलेशन को हमेशा रोकेंगे। हम ये चाहेंगे कि सेशन जज और तमाम जजेस जो हैं उसके अंदर बैठे, ये भी हमारा मुतालबा था। नहीं कौमी सलामती के मामले पर पार्लिमानी कमीशन और एक आर्मी ऑफिसर, मेरा सवाल है पार्लिमानी कमीशन के हवाले से हमारे कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट लॉजिक नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है पार्लिमानी कमीशन के हवाले से क्या कर रहे हैं आप आइंदा के इजलास में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है इस मौजू पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत की तरफ से, वजीर दिफा की तरफ से ये पॉइंट आया कि इस पर कमीशन बनना चाहिए, हमने कहा वेलकम, हुकूमत बनाए, हम उनके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मतलब हुकूमत बनाए तो आप उनके साथ खड़े हैं, बस इतने सा मामला है। डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा, हुकूमत का काम होता है, कमीशन हुकूमत बनाते हैं, सारे काम हुकूमत करते हैं, हम उनके साथ हैं। हमने शाहिदा रहमानी साहबा, ये हुकूमत बनाती है और अपोजिशन बनवाती है, ये भी रिवायत है। अभी फौजी अदालतों के मामले में हुकूमत एक साइड पे थी, आपने APC बुलाई।
हम हुकूमत के साथ हैं कि हर इशू के ऊपर बनना चाहिए, नंदीपुर पे भी बनेगा, ऑरेंज पे भी बनेगा, जहाँ जहाँ करप्शन हुई है वो सब पार्लियामेंट। वो तो रिवायती बयान आ गया ना कि ठीक है वो बनाए, हम साथ खड़े हैं, ये तो सियासी बयान नहीं। ये रिवायती कैसे हो गया? अगर हुकूमत करप्शन करे तो वो रिवायती आपने फौजी अदालतों के मामले में दिखाया। पार्टी पे इल्जामात लगाते जाएं, इल्जामात की बौछार करते जाएं, और हम कह रहे हैं कि जी ठीक है बिस्मिल्लाह, आप कमीशन बनाते हैं, हम आपके साथ हैं, आप बनाएं, तो आप कह रहे हैं जी ये सियासी बयान है। ठीक है, चले अब आप समझती है, जाहिर है, तो फिर आने वाले दिनों में उसकी प्रैक्टिस भी नजर आएगी। मैं डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आइंदा की जो इस वक्त अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये एक मामला है, कौमी सलामती सिर्फ यहीं तक नहीं, इससे आगे का भी मामला है, दहशतगर्दी हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें जाहिर है ऑपरेशन चल रही है। लेकिन आपने जो एक बात की कि क्या पूरे सिस्टम को 2 साल के लिए रोक दिया जाए, आप कहती हैं कि बिल्कुल एक इमरजेंसी की सिचुएशन, यानी आप वही सिचुएशन चाहती हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में सामने आई थी कि ख़ास किस्म की इमरजेंसी नाफिज हो गई थी? नहीं, देखें, मार्शल लॉ को हम लोग देखें, फौजी अदालतें मार्शल लॉ ही का तर्जुमा है, मगर वो जो मार्शल कोर्ट्स पूरा आता है, कोर्ट्स और कोर्ट्स में फ़र्क है, वो डिफरेंट होता है, वो आईनी नहीं होता, वो ज़रा सा गैर जमहूरी होता है। मगर अगर वक्त ऐसा आता है तो अयूब खान भी लेकर आए, ज़ियाउल हक भी लेकर आए, और मुशर्रफ साहब को भी लाना पड़ा। जब जमहूरी हुकूमतों में इस तरह का इन्हितात शुरू हो तो वो उस मरहले से गुजरे हैं। और क्योंकि फ़ौजी ने, आपको जैसे मैंने कहा है कि ओथ में, फ़ौज ही की ओथ में शामिल है विल ऑफ द पीपल, और किसी ओथ में शामिल नहीं है, वो तो लोगों पर ये लाजिम है। लेकिन ये कि वो डिफरेंट है, और मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो होता है आर्टिकल 245, जिसमें आप फौजी अदालतों के मामले में मैं नहीं पूछ रहा, फौजी अदालतों वाला मामला तो जाहिर है सेट डाउन हो गया। ओवरऑल आप जैसे बात करी थी ना कि आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे आपने अदालतों की बात की, दीगर इदारों की बात की, तो फिर क्या उसका सोल्यूशन है? जाहिर है जमहूरी अंदाज में तो यही हो सकता है कि इलेक्शन होंगे, फिर ये लोग आएंगे, लेजिस्लेशंस होगी, कुछ मामला इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या हाल है? इसके अलावा तो फिर हमारे पास तो बदकिस्मत प्रैक्टिस रही है। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र है कि आपने पूछी। मैंने पहले भी कहा था कि हमें, जैसा हम ये टेन्योर ख़त्म होता है, इनका जब टेन्योर ख़त्म होगा तो 3 महीने की ज़िम्मी हुकूमत बनती है, उससे पहले चूँकि ये राइट प्राइम मिनिस्टर का होता है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है कि एक ऐसा रेफरेंडम करवाएं जिसमें कौम से पूछें कि आपको पार्लिमानी निज़ाम चाहिए या आपको प्रेसिडेंशियल निज़ाम चाहिए, क्योंकि जमहूरियत तो अमर है लेकिन दुनिया में कामयाब है, और हमारे मुल्क में हमारे जिस किस्म के लोग हैं उसकी वजह से करप्शन इन्फिल्ट्रेट हो गया है उस जमहूरियत के हुस्न के नाम पर। जमहूरियत एक हमारे मुल्क में तवाइफ बन के रह गई है जो घुंघरू बांध के नाच रही है कश्मीर से लेके गवादर तक। तो मैं चाहती हूँ कि हम पहले ये डिसाइड करें जमहूरियत चली कब है। डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा, आप तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही, इस पे वो बात करती रही, आपकी भी ज़ाहिर है इस पे बातें सामने आती रही। जमहूरियत ने कब अपना पूरा सफ़र तय किया इस मुल्क में, जिस पे आप कह रही हैं कि वो इस वक्त करप्शन की वो वजह बनी है? देखें, जमहूरियत का एवोल्यूशन हो रहा था, मगर उस एवोल्यूशन में 5 साल में करप्शन इन्फिल्ट्रेट हो गया जमहूरियत के नाम पर, क्योंकि वी लॉस्ट डिसिप्लिन। हु इज रिस्पांसिबल? मेरा सवाल ये है, कौन रिस्पांसिबल है इस करप्शन का? देखें, बार बार मेरे मुंह से आप लोग निकलवाना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल पिछली हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और उसमें पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और मुल्क का सदर एक ही बंदा था। अच्छा। और उसने वो जिम्मेदारी निभाई। लेकिन ये कि उस दौरान उनके साथ के जो लोग थे, ABCD 4 सर्कल्स होते हैं, और वो सारे सर्कल्स और बाकी जो मखलूत हुकूमतें थीं, जैसे MQM ले लें आप सिंध में, जिस किस्म का करप्शन, जिस किस्म का तमाशा बना है, खुद आप ये एक लिटिल मॉडल है कराची, वो एक मिसाल है, फिर लियारी एक मिसाल है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत नहीं चल सकी तो तरीक़ा इंदराजी जमहूरियत के लिए रेफरेंडम होना चाहिए, और उसके बाद हमें 2 साल की वोटर्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा। तमाम इदारों में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्शन के प्रॉपर सेंसस होने चाहिए, और उसके इसमें 1-1.5 साल 2 साल तो कम से कम निकलेंगे। एक नेशनल, मतलब एक सिचुएशन को रोक दिया जाए कुछ अरसे के लिए। शाहिदा रमानी साहब कितना इत्तेफाक करती हैं, ये जेनेरिक उसमें कर रही हैं। एक तो ये बात कि ज़ाहिर है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो करप्शन की इंतहा हो गई, ये एक बात सामने आती है। उसमें ज़ाहिर है जरदारी साहब का फिर नाम, अभी तनवीर ज़मानी साहब जो हमसे बात कर रही थी, आप कह दें कि करप्शन की इंतहा नहीं हो गई, इसको आप नहीं कह सकते। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक राय है जो डॉक्टर तनवीर ज़मानी की। मैं मेरी बात पूरी सुन लें। मेरा सवाल ये है आपसे, आप लोगों ने परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है। जी जी, आप चलें, खैर सर आंखों पर आपकी जो भी बातें हों, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये सवाल का जवाब दे दें कि
یہ ایک رائے موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں 90 سے پہلے اس پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا، 90 کے بعد داغ آیا اور ابھی تک اس پہ بات ہو رہی ہے اور ابھی تک یہ 90 بالکل میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں۔ 90 کے بعد سیف الرحمان نے جس طریقے سے جھوٹے ایلیگیشن لگائے جو سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے اور ایک عرصے تک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو عدالتوں کے جھوٹ چکر لگانے پڑے، جناب آصف علی زرداری کو پابند سلاسل رکھا گیا 13 سال، اس کے بعد بھی کوئی ایویڈنس نہیں ثابت ہو سکا۔ الزامات لگانا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا، اس کو تو خود ایکسیپٹ کیا نواز شریف صاحب نے بھی اور اس کو سیف الرحمان نے بھی، انہوں نے معافیاں بھی مانگی، کوئی بھی نہیں جیل ٹھیک ہے، سیاسی مقدمات تھے، معافیاں مانگ کے یہ بھاگے تھے۔ ہماری لیڈرشپ نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، سولی پہ لٹک گئے، ان کی جان کو شہید کی قربان کر دیا گیا، اس کے بعد کہتے ہیں جمہوریت میں کرپشن کون نہیں کر رہا؟ کرپشن جمہوری لوگ نہیں کرتے جو الیکٹ ہوتے ہیں، کرپشن کرتی ہے بیوروکریسی، کرپشن کرتے ہیں وہ لوگ جو اداروں میں کام کرتے ہیں، فائلوں کو نہیں بغیر پیسوں کے آگے بڑھتے۔ کرپشن عوام کی جڑوں میں اس سارے سسٹم کو آپ کی کیا رائے ہے؟ کرپشن کی طرف عامریت نے مائل کیا، عامروں کے دور کے اندر جو کرپشن کی انتہا ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں، جمہوریت پن پہ بھی جب ادارے کام کریں گے، جب جمہوریت کے ثمرات آئیں گے۔ یقیناً بڑی اچھی بات ہے، جمہوریت کے ثمرات آنے چاہیے۔ ایک میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ رائے سامنے آئی ہے ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ کی طرف سے کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس اگر نہیں چل رہا تو ہمیں پریزیڈنشل کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے، میں اس پہ آپ سے زیادہ رائے نہیں لیتا، لیکن اس کو پھر کیسے ٹھیک کیا جائے؟ جس عدالتی اور جس جوڈیشل ٹرائل کی آپ بار بار بات کرتے ہیں، آپ کو بھی حکومت کا زمانہ ملا، آپ ٹھیک نہیں کر پائے، کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری اداروں کا، تمام اداروں کا احترام کیا، خواہ عدلیہ ہو، ہم نے عدلیہ پہ حملے نہیں کہتے۔ تنویر زمانی صاحبہ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس ملک کے عوام جو ہیں وہ جمہوریت چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کو پروان دینے کے لیے میرا سوال ہے ٹھیک کیسے ہوگا؟ لازوال قربانیاں دی ہیں، آپ ان کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں ورکروں نے کوڑے بھی کھائے، پھانسیاں بھی لٹکے، بہت بالکل بڑی اچھی بات جمہوریت کے لیے آپ کی تاریخ کو انکار نہیں کیا جا سکتا، چنگاریاں نکلنی، لیکن اس میں کوئی حقیقت کی بات نہیں کیا آپ کی اپنی پرسنل کیسے ہو؟ میرا سوال تو یہ ہے، رائے تو ہو سکتی ہے، میرا سوال یہ کیسے ٹھیک ہو؟ میں تو آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جمہوریت کو، جمہوری رویوں کو پنپنا چاہیے۔ جب جمہوریت چلے گی، پارلیمنٹ کام کرے گی، پارلیمنٹ خود مختار طریقے سے کام کرے گی، تمام ادارے کام کریں گے، خود بخود بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے، آپ کی رائے ہے۔ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ، کلوزنگ ریمارکس آپ سے جاننا چاہتا ہوں، سسٹم آف گورننس کوئی بھی ہو لیکن جمہوریت کو آگے چلنا چاہیے، یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کتنی حد تک آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی تیسرا راستہ ہے؟ نہیں، جمہوریت تو امر ہے، میں نے کہا ہے ساری دنیا میں جمہوریت کامیاب ہے، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے نظام کی تبدیلی چاہیے، طریقہ اندراج جمہوریت پر ریفرنڈم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ آئندہ الیکشن میں آ رہی ہیں؟ obviously جی ہاں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اپنے پلیٹ فارم سے آئیں گی آپ؟ آل پاکستان پیپلز موومنٹ کا پلیٹ فارم ہے اور یہ ہر پارٹی کے لیے ہے، تمام متاثرین اور مایوس کارکن تمام پارٹیوں کے، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ہر پارٹی۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ، بڑی زبردست آپ سے گفتگو رہی اور یقیناً جب آپ آئیں گی اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ سب کے سامنے بھی آئے گی، آپ کا منشور بھی آئے گا اور آپ سے انشاءاللہ تعالی مزید بھی ڈیبیٹس ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ نے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور آج گو کہ شرجیل میمن کی آمد اور بالخصوص ہم نے جو گزشتہ ہفتے جتنی اوورال سٹوریز سامنے آئی ہیں اس کو بھی ہم نے کوشش کی کہ سمپ کیا جائے، بالخصوص اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول جو ہے وہ زیادہ سامنے آ رہا ہے، حکومت کا رول ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کا رول ہے۔ ایک بات نہایت اہم ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کی سیاست جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور اس میں تمام تر سیاسی جماعتیں اپنی کارکردگی دکھانے کی اور ری آرگنائز ہونے کے حوالے سے اپنا کام کر رہی ہیں، اور ایسی ہی شخصیات جیسے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی ابھی آمد ہو رہی ہے، اور اس طرح کے بریک تھرو ہمیں آنے والے دنوں میں مزید بھی ملیں گے۔ اعتزاز نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔